साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला। जिस प्रकार से उन्होंने त्याग पत्र दिया और उसमें से जो मैंने कंटेंट देखा तो दर्द छुपा हुआ दिख रहा था। नहीं लग रहा था कि कई एक वर्षों से प्रताड़ित भी थी और लग रहा था कि अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय करेगी। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आई। ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोगिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। हमें भी पता चला और सभी लोग शॉक्ड हैं और देखिए इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। तो कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ, कुनबा बढ़ेगा तो वोट मिलेगा। बीजेपी पूरे देश में लग रहा है कि एक भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही। जहां मौका मिल रहा है वहां चौका मारी है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चारों दिशाओं में बीजेपी नए नए साथी तलाश रही है। जो भी साथी मिल जाए उसे एनडीए में शामिल किया जा रहा है और जो बीजेपी में आना चाह रहा है उनके लिए द्वार खुले हैं। कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, जो चाहे वो आ जाए। अब छोटे छोटे दलों से गठबंधन बीजेपी कर रही है, अपना कुनबा बढ़ा रही है। अब 3 बड़ी खबरें बीजेपी के घर से आई। सुबह सुबह तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके का गठबंधन हुआ, यह थी पहली खबर। दोपहर में खबर यह आई कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे कौन? कभी किसी वक्त शिवसेना के सबसे बड़े चेहरे उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वही राज ठाकरे जो अब एमएनएस के अध्यक्ष हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। बात इतनी नहीं है, बात यहां से शुरू होती है और शाम होते होते झारखंड की जेएमएम विधायक शिबू सोरेन की बड़ी बहू और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। छोटे छोटे दल और नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़कर इस बार एनडीए का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने की बीजेपी की जुगत है। महाराष्ट्र की बात करें तो राज ठाकरे को अभी साथ लेना है या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। अमित शाह के घर बैठकों का दौर चल रहा है। मुंबई में एकनाथ शिंदे भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। शिंदे के सांसद दावा कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन में सीटों का ऐलान किया जाएगा। और इस पूरी हलचल के बीच सवाल यही कि क्या अब की बार मोदी का बढ़ता परिवार या कुनबा 400 का आंकड़ा पार लगाएगा? क्या छोटे छोटे दल और नेताओं को साथ लाकर बीजेपी चुनावी लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बढ़त बना लेगी? अभी कई खेल हैं, मगर राज ठाकरे क्यों? राज ठाकरे की बात की जाए तो आंकड़े आपके सामने हैं। शुरुआत करते हैं 2009 से। चुनाव लड़े, 1 सीट भी नहीं मिली, वोट प्रतिशत था 4% के आसपास। 2009 में ही विधानसभा का चुनाव होता है, करिश्मा करते हुए दिखाया, 13 सीटें मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 5% के आसपास। फिर 2014 0 सीट,
वोट फीसदी देखिए 1% के आसपास, 1.5%। 2014 विधानसभा का चुनाव मात्र 1 सीट मिली और 3% के आसपास वोट। तो फिर राज ठाकरे क्यों? वैसे 2 सीटें मांग सकती है एमएनएस, इस तरह की चर्चाएं हैं कि 2 सीटें एमएनएस से, लेकिन इतना बड़ा कुनबा होता जा रहा है तो सीटें कहां से मिलेंगी? मुंबई दक्षिण और शिरडी सीट, यह मांग है राज ठाकरे की। और मुंबई दक्षिण से उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं, इस बात को ध्यान रखना होगा। और शिरडी से शिंदे की पार्टी के सांसद। यानी साफ है कि एमएनएस को साथ लाने की कोशिश महाराष्ट्र में हो रही है, लेकिन राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात के बाद क्या सिर्फ यह पैगाम, यह संदेश महाराष्ट्र तक सीमित है? और वहीं झारखंड में जेएमएम को छोड़ चुकी सीता सोरेन, क्या बीजेपी का कमल थामने के बाद झारखंड में कोई कमाल होने वाला है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान जो आपकी स्क्रीन पर होंगे कुछ ही देर में, लेकिन पहले सुनिए कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। शामिल हो रहे हैं और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का सोच पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो हम सबको देखने के लिए मिल रहा है, आए दिन विकास का कार्य हो रहा है। देखिए, बीजेपी में उनका स्वागत है और जिस प्रकार से उन्होंने त्याग पत्र दी और उसमें से जो मैंने कंटेंट देखा उसमें तो दर्द छुपा हुआ दिख रहा था। नहीं लग रहा था कि कई एक वर्षों से प्रताड़ित भी थी और लग रहा था कि अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। स्वाभाविक है कि आदमी का एक सीमा होता है किसी भी चीज को टॉलरेट करना। सोरेन जी का स्वागत है, उसका पार्टी तय क्या कोई बड़ा पद मिलने जा रहा है या फिर कोई आप लोग पार्टी तय करेंगे। पार्टी में वो मेरी जो जानकारी है वो बिना किसी कंडीशन के इस पार्टी में आए। क्या लोबिन हेम्ब्रम के भी अब बारी है? ये तो भविष्य बताएगा कि चंपई होंगे कि लोबिन होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि कल्पना भाभी जब मुख्यमंत्री पद के लिए गांधी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो चंपाई जी क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा विषय है कि आंदोलनकारी की पार्टी रहेगी, ये पार्टी आयात लोगों की होगी। देखिए, ये बातें तो जब लिखनी पड़ती है तो करनी पड़ती है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक समर्पित कार्यकर्ता होने के कारण मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं। और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया क्या दिया, लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुजर रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था, और इस तरह से क्यों हुआ दुखद है, ये हमारी पार्टी के लिए दुखद है जी। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो सीता सोरेन जी ने बहुत बड़ी गलती की है। अब किस दबाव से वो चली गई है वो तो हम नहीं बता सकते। झारखंड का आम जनता जो है वो हेमंत सोरेन जी के साथ है। जिस तरह से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फर्जी केस में फंसा करके जेल भेजने का जो काम भाजपा ने किया है, उसको झारखंड के जनता कभी माफ नहीं करेंगे। तो कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ, ये है सियासी रणनीति का हिस्सा। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं ये सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। हमारे साथ प्रदीप बेस साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के
तेज तर्रार चेहरों में से एक है राज शर्मा जी, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है प्रतिभा देवी जी हमारे साथ हैं, जेडीयू का चेहरा है, और साथ ही साथ राजनीतिक पंडित AK मिश्रा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। तो सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत मैं मिश्रा जी आपके साथ ही करना चाहूंगा। ये कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ और देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, क्या मायने हैं राज ठाकरे के इस सियासी दाव के, और खास तौर पर बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के साथ मुलाकात? देखिए चावला जी, एक तो धन्यवाद कि आज आपने मुझे बुलाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी कुनबा बढ़ाने के लिए, मैं दोनों पक्ष की बात करूं, इंडिया अलायंस और अभी इंडिया अलायंस ने तो सबसे पहले ही कुनबा बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी थी ना। आज के 3 महीने पहले आप देखा जाए तो कवायद तो उन्होंने पहले शुरू की थी। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लाइक माइंडेड लोग किसी टास्क के लिए जुड़ते चले जाते हैं और जो लोग लाइक माइंडेड नहीं होते हैं वो अलग होते चले जाते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जो दोनों पार्टियों के, दोनों तरफ, दोनों दलों के, इंडिया अलायंस और इनका लक्ष्य है वो हासिल होगा कि नहीं। दोनों तरफ की अगर मैं एनालिसिस करूं, इंडिया अलायंस और ये बीजेपी का जो कुनबा पड़ रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो हुई है वो राज ठाकरे की है। उसके पीछे कारण राज ठाकरे की क्यों? हाँ, मैं बता रहा हूं क्यों है। उन दिनों में, शुरुआती दिनों में, जब बाला साहब ठाकरे जी जो है जिंदा थे, तो राज ठाकरे, उस वक्त मैं बॉम्बे और महाराष्ट्र में ही रहता था, परसेप्शन ये था पब्लिक का कि बाला साहब का जो असली उत्तराधिकारी हो सकता है वो राज ठाकरे। सारे कैरेक्टर्स, टिपिकल मराठी मानुस के जो कैरेक्टर्स होने चाहिए, मराठा मानुस के जो मतलब लीडर जिनको एक तरीके से मराठी लोगों ने मान लिया था, एक स्वीकारोक्ति थी अंदर ही अंदर, मन के अंदर ये एक स्वीकारोक्ति थी कि भाई ये जो है राज ठाकरे ही असली उत्तराधिकारी आगे होंगे। बाद में परिस्थितियां कुछ और हुई, और परिस्थितियां ये भी हुई कि राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई, लेकिन राजनीतिक मंच पे कोई बहुत अच्छी कलाकारी वो नहीं दिखा पाए। पर्सनल जिंदगी में वो कलाकार हैं, बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। हाँ। सवाल ये है कि प्लेटफॉर्म नहीं मिला। बीजेपी के साथ अगर वो जा रहे हैं तो उनको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आज भी जनता के अंदर, महाराष्ट्र की जनता के अंदर कहीं राज ठाकरे की जरूरत है या बीजेपी की जरूरत है? नहीं, यहाँ पे ना, देखिए ये जो कुनबा बढ़ रहा है ना, हाँ। भाई बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है, तो छोटे छोटे लोगों की जरूरत क्यों है कि जब काम पड़ता है तो सुई का भी महत्व समझ में आता है। हाँ। और जब काम पड़ता है तो तलवार अपनी जगह है, सुई अपनी जगह है। 400 पार का जो लक्ष्य है, नहीं, सुई का मतलब डूबते को तिनके का सहारा, कुछ इस टाइप का कह रहे हो क्या? नहीं, डूबते को तिनके का सहारा मैं नहीं बोल रहा हूं। सुई हाँ। जो बटन, टूटा हुआ बटन को टाकने का जो काम करती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुई डूबते हुए, सारे लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं। जो हाँ। आ रहा है, जैसे अगर राज ठाकरे बीजेपी में आ रहे हैं तो ये तो सिम्बियोसिस है ना भाई, मतलब एक दूसरे का वो सहारा तो वो बनेंगे ही बनेंगे। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा जो मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र का जो भविष्य है, अगर राज ठाकरे को, जैसे पिंजड़े में बंद जो शेर होता है ना, हाँ। अब आप ये मान के चलिएगा, शरद पवार जी तो उम्र के कारण चले गए, उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ, एनसीपी वगैरह के जो और दिग्गज नेता थे वो कमाल नहीं दिखा पाए। अगर कोई कमाल दिखा पाएगा आगे आने वाले समय में, ये इलेक्शन हो जाने दीजिए, तो राज ठाकरे एक ऐसे कद्दावर नेता बन के उभर सकते हैं। अपनी अगर पार्टी खड़ी नहीं कर पाए, वो चुनाव नहीं लड़ पाए, नहीं, उस कारण है। देखिए मैं आपको बताता हूं। नहीं मिश्रा जी, एक मिनट, मैं जरा प्रदीप जी को भी चर्चा में ले आऊं, राज जी भी हैं। इसका कारण मुझे एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। एक मिनट मिश्रा जी, फिर उसके बाद प्रदीप जी। तो अरे तिलक जी प्रणाम, मिश्रा जी को बोल लेने दीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे बाद में दे दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा माँ, मिश्रा जी के आप भी कायल बन गए हैं, आप भी कायल हो गए मिश्रा जी। विनती है मिश्रा जी, कंटिन्यू करें। नहीं, वो राजनीतिक पंडित हैं, उनकी भविष्यवाणियां भी बहुत सटीक बैठती है। मैंने कहा पहले उन्हीं से भविष्यवाणी ले लूं। और वैसे भी राज जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। जिस देश में पंडितों का सम्मान हुआ है, यानी ज्ञानी पुरुषों का सम्मान हुआ, देश निश्चित तरक्की करता है। तो जरा सुन लेने दीजिए मिश्रा जी को। नहीं, आगे बहुत सुनेंगे, इनके पास बहुत सारे किस्से हैं। अभी रुकिए, नहीं तो शुरुआत की है मिश्रा जी ने। प्रदीप जी, तो राज ठाकरे भी हैं कतार में, ये कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ। कल तक तो आप कह रहे थे एक अकेला सब पर भारी, अब तो आप पकड़ पकड़ के नेताओं को ज्वाइन करवा रहे हैं, चक्कर क्या है? अरे सर, एक अकेला एनडीए के संदर्भ में था। और चावला साहब, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई तो मेरे भी अंदर जो है ना, आपकी चर्चा में सम्मिलित होने की बड़ी उच्च पराकाष्ठा, मतलब प्रफुल्लता बहुत ज्यादा थी, और मैं उसकी चरम पे था। तो धन्यवाद अवसर देने के लिए। सर शुक्रिया। देखिए,
मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हम सभी अपने जीवन में छात्र रहे हैं, खिलाड़ी रहे, मैं तो खिलाड़ी भी रहा हूँ, और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, मैं इसका समर्थक नहीं हूँ लेकिन सुपरस्टिशन होता है। मेरी जर्सी नंबर जो थी उस समय मैं बहुत खेलता था और बढ़िया खेलता था जब वो नंबर मुझे मिलता था। उसी प्रकार से हमारे साथ जीवन में जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमें सिम्टम्स पहले से आने लगते हैं कि आज गुरु बढ़िया काम होगा, आज तो हम ये क्वालिफाई करके दिखाएंगे, आज तो हम करके जाएंगे। तो भारत भूमि के साथ, भारतवर्ष के साथ ये जो आने वाले समय में जो बातें होने वाली हैं, अगर आप इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप पाएंगे कि भैया इतने बड़े लोगों का एकीकृत होना क्या ये राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छा नहीं है? देखिए कल्चरली हम कितने विभिन्न हैं, कितने डाइवर्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भारतीय जनता पार्टी दक्षों में जाकर के कोलैबोरेशन करती है, किसी को मिलाती है, तो अब बताइए कुछ लोग तो तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं, कुछ लोग मिलाने का काम करते हैं। तो हमारे देश के लिए मेल मिलाप अच्छा है या तोड़फोड़ अच्छा है? मुझे नहीं लगता है कि 10 वर्षों में जो नई पीढ़ी खड़ी हुई है वो ये देखेगी कि कब मुंबई में, दिल्ली में, बनारस में, हैदराबाद में बम फूटते थे। मैं नहीं चाहूंगा कि वो हमारे देश में उसकी पुनरावृत्ति हो, ऐसी कोई बातें। और जब बम फूटता है ना, किसी की जाति देख के नहीं फूटता था, वो सभी के लिए फूटता था। अब कम से कम वो नहीं हो रहा है। नहीं, बात आपकी ठीक है प्रदीप, मैं बस राज ठाकरे के बारे में जानना चाह रहा था। सर अगर टीम में कोई अच्छा खिलाड़ी आता है, अभी आप पूछ रहे थे कि वो कमाल क्यों नहीं कर पाए, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं अपनी अभिव्यक्ति कर सकता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परिवारवाद की जहां जहां भी बात हुई है, टैलेंट हमेशा मिसप्लेस हुआ है, उसका अनादर हुआ है। चाहे अच्छा, तो मतलब राज ठाकरे परिवारवाद में नहीं आते? राज ठाकरे ने परिवारवाद में नहीं आते ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो पुत्र मोह था आदरणीय बाला साहब का, उसने जो अच्छा, वो पुत्र मोह से मुझे याद आया, अमित शाह से मुलाकात करने हम बेटे को लेकर गए थे। हाँ, कंटिन्यू प्लीज। अरे तो अमित शाह जी के बेटे कौन सी राजनीति में है भाई? नहीं, मैं अमित शाह के बेटे की बात नहीं कर रहा, मैं राज ठाकरे जी के बेटे की बात कर रहा हूँ, वो साथ लेकर गए थे आज। चल, अरे तो सर क्या है कि क्या अब मैं आपके घर आऊं अपने पुत्र को लेकर के या पुत्री को लेकर के, तो आप मना कर देंगे? नहीं, आप आइए, वेलकम। अगर मुझे पार्टी ज्वाइन करवाने के लिए आएंगे तो फिर वो अलग मसला हो जाएगा ना। नहीं, मेरी ऐसी हैसियत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो हाँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए चुनाव का समर होता है और राजनीति में लोकतंत्र की, मैं बार बार इसको रीस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे मत का महत्व है और मत देने वाली जनता जनार्दन है। और वो ठीक, प्रदीप जी आप मुद्दे पर आते हैं, फिर मैं राज जी और प्रतिभा जी के पास जाऊंगा। मैं प्रतिभा जी को एक खास मकसद से लेकर आया हूं। आप कहेंगे मसला महाराष्ट्र का है, प्रतिभा जी की क्या जरूरत, जेडीयू का चेहरा है। अब आते हैं मुद्दे पर। प्रदीप जी, आपने कहा राज ठाकरे जरूरी है, आ रहे हैं तो स्वागत है उनका, स्वागत है। वो कह रहे थे कि ये बिहारी जो है घुसपैठिए हैं, मानते हैं आप? सर इस प्रकार से तो अरविंद केजरीवाल ने भी उत्तर प्रदेश और बिहार वालों को आए दिन गाली देते रहते हैं कि वो इलाज कराने। अमिताभ बच्चन पर तमाम आरोप लगाते हुए बच्चन परिवार की फिल्मों में तोड़फोड़ तक की, इसे जायज मानते हैं? कभी जायज नहीं है। मराठा वोट बैंक के लिए आज राज ठाकरे आपके लिए प्यारे हो गए? नहीं, प्यारे होने की बात नहीं है। हाँ। हमने इसका उस समय भी विरोध किया था कि किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र और उस क्षेत्र के नाम पे कोई विभिन्नता नहीं है। भारत देश का संविधान, सर अगर यूपी बिहार ये तमाम बातें जो सामने आई, आज राज ठाकरे आप कह रहे हैं आपकी जरूरत बन गए, जो छठ पर्व पर और छठ पर्व के खिलाफ जो शख्स बोल दे वो आपके लिए प्यारा हो गया? अगर उत्तर भारतीय नाराज हो गए आपसे फिर, और यही प्रतिवादी बैठे हुए अगर नाराज हो गए, सुन ले छठ पर्व को लेकर जिसने बोला हो, ऐसा उन्होंने बोला था, उसका नतीजा ये हुआ कि उनके पास टैलेंट होते हुए शून्य के करीब पहुंच गए। तो सर ऐसे शख्स को आप साथ लेंगे सिर्फ वोट के लिए? क्या उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय हिंदी भाषा क्षेत्र में एक बहुमत रखने वाली पार्टी है? उनको निश्चित तौर पर पता है। तो सर जो शख्स छठ पर्व के लिए बोल सकता है तो आपके लिए जरूरी हो जाएगा? चावला जी, वो अपने भविष्य को ध्यान में रख करके बदलाव करें। अब सर वो अपने भविष्य तो ठीक है, आपका भविष्य खराब ना कर दें। चावला जी, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के ट्रांजिशन हो गया डिजिटल मीडिया तक। कोई व्यक्ति अगर कहे कि नहीं मैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा नहीं, मैं तो लाइव ही ब्रॉडकास्ट करूंगा, तो क्या वो बिजनेस में सर्वाइव कर पाएगा? आप बताइए। मैं तो आपके बिजनेस की बात लेकर के कह रहा हूँ। प्रदीप सर, मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो शख्स उत्तर भारतीयों के खिलाफ आग उगलता हो वो आपके साथ अगर आ जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं?
चावला जी, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ, एक बार मुझे अवसर दीजिए उसको कहने का। अगर परिवर्तन प्रकृति का नियम नहीं होता तो हम सारे जो अपने घरों में बैठ करके आपसे जुड़े हुए जुड़े नहीं होते। या तो वो भी बहन हमारे यहाँ आती, या तो हम स्टूडियो में जाते। तो परिवर्तन हुआ, हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आज हम चर्चा कर रहे हैं। उसी सर तकनीक में परिवर्तन हो तो ठीक है, लेकिन विचारों में भी परिवर्तन होना चाहिए और हृदय परिवर्तन भी होना चाहिए। एक मिनट, राजनीति राज ठाकरे जी, परिवर्तन के राजनीति में राज ठाकरे जी, विचार के ये परिवर्तन रोज आपके पैरों तले ये जमीन खिसका लेते हैं रोज। नहीं सर, नहीं, एक मिनट राज ठाकरे जी, मैं एक मिनट राज शर्मा जी, राज शर्मा जी कंफ्यूजन हो रही है। राज शर्मा जी, क्या बात है, कांग्रेस भी मुस्कुरा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने जख्म खाने के बाद भी जो है ये, राज शर्मा जी एक बात जानना चाह रहा हूं, ये इतने रोज पे रोज आप लोग झटके सहन कर रहे हो, ये मतलब इतनी क्षमता कहां से है आप लोगों में? अब बताइए, उत्तराखंड में आपके विधायक ही छोड़ के चले गए, और वहां झारखंड में तो बताइए सीता सोरेन, मतलब बीजेपी में सीता भी आ गई, क्या करोगे अब? तिलक भाई, मैं बात कहता हूं, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का किरदार बता दूं। ये इस किरदार की है कि भिंड मुरैना में इन्हें पता चल जाए 100 आदमियों का कातिल डकैत एटा मैन पेरी फरुखाबाद कन्नौज में इफेक्ट डाल देगा इलेक्शन। इनके नेता उनके यहाँ जाके बात करके सेट कर देंगे मामला। जैसे नांदेड़ में इन्होंने अजय चौहान को ले लिया। आपकी पार्टी में डाकू भरे हुए हैं? हाँ, सुन लीजिए, फिर आप कुछ कहिएगा, डाकू दुकू जो कहना हो कह रही है। नहीं, आप बोल रहे हो डाकू चोर कुछ इस तरह का। मैंने तो अभी भिंड मुरैना की बात करी, कर देंगे इस किरदार के। ठीक है, अशोक चौहान जी को इन्होंने 24 घंटे में राज्यसभा सदस्य बना दिया, कि जिससे, जबकि वो सीट इनके पास है, इन्हें डर है। दूसरी बात, अगर पिक्चर हाउसफुल चल रही तो उसके बाद तो टिकट विंडो बंद हो जानी चाहिए ना। इनकी पिक्चर फ्लॉप चल रही है, अब ये टिकट बेच रहे हैं अपने। मैं आपको सही बता रहा हूं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये अगर सफेद को सफेद रंग कह दें तो वो भी काला पड़ जाता है, क्योंकि झूठ बोलते हैं। आपके नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आपके नेता छोड़ के क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक और बात है भाई, सैया भाई कोतवाल का तो डर काहे का, सारे डरपोक हैं। देखिए, एक और बात, ये जबरदस्ती भेज देते हैं ये लोग। देखिए, इस बात को तो मानिए आप। नहीं, सारे डरपोक हैं। नहीं, डरपोक नहीं है साहब, वक्त बता देता है। नहीं, वक्त क्या बता, मतलब किसको कह रहे हो डरपोक है? नहीं, वक्त बता देता है। देखिए, डर सबको लगता है। अगर आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने हेरा फेरी नहीं करी है। अच्छा, प्रदीप भाई इसलिए खुलकर नहीं बोल पा रहे, ये कहीं ना कहीं हेरा फेरी पार्टी के हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, काहे क्रेडिबिलिटी गिरा रहे हो पॉलिटिशियन की? काहे आपके नेता दो, मेरे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, मुझे सिर्फ प्रदीप भाई ये बता दें कि वो आपस में बात क्या करते होंगे। मुझे तो नहीं लगता देश की तरक्की के लिए बात करते होंगे। वो तो यही बात करते होंगे, किसको खरीदना, किसको बेचना, किसको तोड़ना, किसको मोड़ना। और अगर देश के लिए बात कर रहे होते तो आज 10 साल में बताते कि मैंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जो 2014 में वादा किया था। क्यों जा रहे हैं आपको? मैंने ये पूछा, क्या पूछा? सारे छोड़ के क्यों जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा है, वो जबरदस्ती ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। और देखिए, अच्छा, जबरदस्ती कनपट्टी में बंदूक रख के ले जा रहे हैं। एक मिनट तिलक भाई, आपने पूछा, मानव की प्रवृत्ति है अपने लालच में, अगर जिस दिन आदमी लालच छोड़ देगा उसको सेमी भगवान का दर्जा मिल सकता है। जो लालची है, देखिए एक और बात, मैं दुनिया में एक कहावत कहता हूं, अपने घर की लड़की का विवाह गरीब से कर देना, किसी लालची अमीर से मत कर देना। आप जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, नहीं, आप सत्संग क्यों नहीं शुरू कर देते शर्मा जी? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके नेताओं को आपके नेता आपको छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आप कह रहे हो कि बेटी की शादी जो है यहाँ कर देना, वहां कर देना। मैं एक और बात बताता हूँ, जिस दिन मैं इस लायक हो जाऊंगा, अभी मैं जिस दिन ए श्रेणी में आ जाऊंगा नेता। नहीं, ये राजनीति करिए ना, या तो फिर हरिद्वार में जाकर जो है एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए और वो फिर गंगा किनारे बैठ के हरे राम हरे कृष्ण करिए। एक मिनट प्रदीप जी प्लीज जवाब दीजिए उनका, और फिर पतिता जी पूरा वक्त आपको। अरे लेकिन अफसोस कि इन्होंने ऋषिकेश और हरिद्वार को शराब का अड्डा बना दिया, अब वहां नहीं जा रहा आदमी। सर अब वो विषय नहीं है ना, 1.5 किलोमीटर में। सर वो विषय नहीं है सर, जिन्होंने एक के साथ एक फ्री बांटी दिल्ली में, उनके साथ आपका गठबंधन चल रहा है, इसलिए ये ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं है, एक मिनट रुक जाइए प्लीज।
एक मिनट, वहां शराब पी रहे हैं? आप क्या मंदिर सर में एक मिनट रुकिए ना सर, आपने प्रदीप जी से सवाल किया, एक मिनट आप जवाब ले लीजिए, फिर प्रतिभा जी पूरा वक्त आपको जवाब दीजिए। चाला जी देखिए, चाला जी क्या है कि कांग्रेस बड़ी, आपका पहला प्रश्न था कि कैसे ये सारी बेवफाइयां बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो मेरा कहना है कि एओयू द्वारा स्थापित 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि अभी वर्तमान स्वरूप में इंडियन नेशनल कांग्रेस कही जाती है, 55 वर्षों तक शासन है, बड़ा अनुभव है इस तरह के खंजर खाने के, और उसी तरह से खंजर मारते भी हैं। कि जो लोग जा रहे हैं उनको उसी को तो बेच रहे हो भाई, करके मैं बोलूं जो बना के दिया उसी को बेच रहे हो। अभी कल क्या जो किस बात का लोन लिया आपने? उठ गई बात, क्या जो करा लोन लेके? एक मिनट प्रदीप भाई, के ऊपर जो है चर्चा चल गई, 150 किसी ने रोका करोड़ का लोन किस बात के लिए लिया? जितने भी सवाल कर रहे हैं, 40 से ज्यादा चश्मा पहनने के लिए लिया? किस बात के लिए लिया लोन? 2 लोकसभा के चुनाव में यूनिवर्सिटी बनाई? राज ठाकरे पर आ जाओ, राज शर्मा जी, प्रदीप जी एक मिनट, राज ठाकरे मुद्दा है, राज ठाकरे मुद्दा है, राज ठाकरे जहां तक रही किसी दूसरे छोटे दल के आने की बात, साहब राज ठाकरे मुद्दा है। एक मिनट राज शर्मा जी, प्रदीप जी, राज ठाकरे मुद्दा है। ठाकरे को जहां भविष्य दिखेगा वो वहां जाएंगे, वो चाहे एनडी में आए चाहे एनडी गठबंधन में जाए, उनको नहीं भविष्य दिख रहा था वो नहीं गए। जिसको जिस व्यक्ति को अपना भविष्य जहां सुखना दिखेगा वो नहीं ऐसे बहस नहीं, प्लीज एक मिनट। क्या बात है, 4 सीटों के लिए जो बिहार और यूपी को गाली दे उसके संग आप रंगलियां बना ले? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे रंगरेलियां मनाने का यूपी को गाली देता हूँ, बिहार को गाली देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। एक मिनट प्रतिभा जी का ऑडियो रहेगा, प्रतिभा जी जवाब देंगे नहीं? अब प्रतिभा जी का ऑडियो रहेगा। प्रतिभा जी, चाचा और भतीजा की लड़ाई में तो चाचा को तो गच्चा मिल गया, पता तो चला होगा आपको, चाचा जान को गच्चा मिल गया, आप लोगों के माध्यम से पता तो चला। हाँ, आपको भी बड़ी तकलीफ हुई होगी नहीं? ना मुझे क्यों तकलीफ होगी? चाचा के साथ तो खेला हो गया ना, मैंने कहा राजनीति में तिलक जी सब तो होता रहता है। अच्छा एक बात मैं जानना चाह रहा था प्रतिभा जी, ये राज ठाकरे को अगर ये साथ ले आते हैं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है ना? ना मुझे क्यों आपत्ति है? हाँ, मुझे क्यों आपत्ति है? देश विकास के लिए, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, हाँ, भारत की तरक्की के लिए, भारतीयों के डेवलपमेंट के लिए, हाँ, अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो भला मुझे क्यों आपत्ति? नहीं तो उत्तर भारतीय और खास तौर पर बिहारी अगर आपसे पूछेंगे कि ये आप, तब भी कोई एतराज नहीं अगर वो बिहारियों को गाली भी दें? चावला जी, गाली देना हाँ, किसी का पर्सनल नेचर हो सकता है। नहीं, पर्सनल कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं कि पूरा महाराष्ट्र वाले बिहार को गाली दे रहे हैं। नहीं, वो शख्स, अगर कोई शख्स ना, नहीं, अगर राज ठाकरे जी की जो भाषा थी वो आप लोग सब भुला दोगे ना? ना, मैं नहीं बोली हूँ। हाँ, उस टाइम मैं महाराष्ट्र में ही थी, जब महाराष्ट्र में थे तो वो छठ पर्व के लेकर जो बोला था आपको याद है? ठीक है, वो नहीं मानते, उनको कौन कह रहा है छठ पर्व करो आप? हम मानते हैं, हम करेंगे। तो आपको कोई एतराज नहीं? भाई हम छठ मानते हैं, हम मनाते हैं, हम करेंगे। नहीं, वोट के लिए इतना गिर जाएंगे सब? ना, वोट के लिए क्यों गिरना? हाँ। वो छठ नहीं मानते हो, नहीं मनाएंगे। हम छठ मानते हैं, हम छठ मनाएंगे। अच्छा, मतलब राष्ट्र निर्माण के लिए राज ठाकरे जरूरी हैं, कुछ इस टाइप का मामला है? नहीं, अब कौन जरूरी है कौन जरूरी नहीं है, हाँ। लेकिन हम तो जरूरी है राष्ट्र निर्माण के लिए। हाँ। हमारी भूमिका तो हम है राष्ट्र के निर्माण में। नहीं, राज ठाकरे पर तो कोई आपत्ति नहीं है ना आपको? ना, राज ठाकरे पर मुझे पर्सनल आपत्ति क्यों होगी तिलक जी? नहीं, वो तो मैं जान रहा हूँ, लेकिन अगर बिहार के लोगों को आपत्ति हुई तो आपके लिए ना, बिहार के लोगों को क्यों आपत्ति होगी? आपत्ति उन्हें होगी जो एक मुद्दा ढूंढते हैं, कौन गाली दे रहा है, कौन हमें देख रहा है। अरे भाई, वो उनका अपना तरीका है। प्रतिभा जी, आर यू श्योर? मतलब आप पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहे हैं कि मतलब बिहारी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बिहार के लोगों को? राज ठाकरे से बिहारियों को क्या मतलब है? बिहारी को दिक्कत होगी? नहीं, उनको मतलब है, तभी तो विवाद हुआ इतना। हम बिहार में हैं, हमारा अलग एजेंडा है, वो महाराष्ट्र में है, उनका अलग एजेंडा है। मैडम, उनका एजेंडा ही अब पूरे बिहार यूपी पे टिका हुआ था।
वो पर्सनली क्या बोलते हैं उससे हमें कोई लेना देना ही। अगर हम मैडम वो पर्सनली नहीं बोलते हैं, वो मंचों से बोलते हैं। हम बिहार का विकास कैसे करेंगे भाई, हम काम कैसे करेंगे, हम राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका कैसे अदा करेंगे। ठीक, राज जी वो कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोले बिहार के लोगों को, यूपी बिहार के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरे बिहारी को कोई दिक्कत नहीं है, बिहारी को कोई दिक्कत नहीं है। आप तो मिश्रा जी फिर आ रहा हूं आपके पास। आप तो शक्ति का प्रतीक हो बहन जी, कैसी झूठ बोलेंगे आप, नहीं गलत बात है, मत बोलिए प्रतिभा जी। मैं छठ मानती हूँ, मैं छठ करती हूँ। मैं आर्गू नहीं करता हूँ महिलाओं से, मेरे संस्कार है मेरी पार्टी के। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा, आप बिहार की जनता को जो जिस व्यक्ति ने बिहार और यूपी नहीं है उसमें, मैं यूपी का हूँ, जिस शख्स ने बेइज्जती करी हो, आप कैसे कह रही हो कि उसका पर्सनल डिस्क्रिप्शन है? मत कहो, जनता के संग मत खेलो प्लीज। सत्ता ले लो, सब कुछ ले लो, जीवन ले लो, मगर झूठ मत बोलो। आप महिला हो, शक्ति हो, दुर्गा के रूप हो, आप झूठ बोलोगी तो मैं कैसे जीऊंगा बताइए? आप दुर्गा हो भाई, आप झूठ बोलो। शर्मा जी, सत्ता ले लो। यही बात राहुल जी को समझानी ना। एक मिनट मेरी बात सुनिए प्रदीप भाई, मैं जो बोल रहा हूँ मुझसे मत उलझना, मैं बात कहता हूँ सच। आप ये बताइए क्यों प्रदेश की जनता से खेल रही हो दुर्गा? आप दुर्गा का रूप हो मेरे लिए। मैं तो सोचता हूँ आप जो कहोगे मैं उसका अनुसरण करूँ। नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि बताइए। राज भाई, देश की जनता, राज्य की जनता, खास करके बिहार और यूपी जैसे जागरूक राज्य की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता वही तो मैं कह रहा हूँ, अरे वही तो कह रहा हूँ बहन। लेकिन अरे बहन मैं तो हाथ भी जोड़ सकता हूँ। बिहार की अरे जनता बहन क्या ये शोभा देता है? एक मिनट बहन, क्या शोभा देता है कि दुर्गा रूपी बहन मेरी प्रदेश की जनता के लिए कह दे, जिस व्यक्ति ने गाली दी, जिस व्यक्ति ने बिहारियों की बेइज्जती करी, जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों की बेइज्जती करी, आप कह रही हो वो उसका पर्सनल वो है? हमें छठ करने से किसी ने रोका नहीं ना, हम छठ कर रहे हैं, बात रोकने की नहीं है, हम होली मना रहे हैं। बात रोक, आप क्या अच्छा मानती है? जो राज ठाकरे जी का वो था, बयान होते थे, क्या आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? आप मानती है कि ठीक है कह दिया? बोलिए। राज भाई, मैं बिहार के डेवलपमेंट से, राज्य और देश के डेवलपमेंट क्या डेवलप हर 6 महीने में सीट बदल के होगा? अरे बहन क्या मुझे बता दो, क्या डेवलपमेंट हर 6 महीने में हो जाएगा? हम काम आप 6 महीने में क्या सीट बदल के नहीं? ठीक है राज जी, वो एक अलग विषय है ना, वो अलग विषय। वो नीतीश जी की अपनी प्रतिभा है, नीतीश जी की अपनी प्रतिभा है, तभी तो आप कभी वो है तो वही ना एक अकेले। एक मिनट, एक मिश्रा जी, ये जो राज ठाकरे वाली जो इस समय थ्योरी चल रही है कि भैया उत्तर भारतीय नाराज हो जाएंगे और अगर इस तरह से हुआ तो वो फिर पुराने बयान सामने आ जाएंगे, फिर वो छठ पर्व की बात होगी, फिर वो वाला मसला आ जाएगा कि यहाँ विवाद और टकराव। देखिए जिस चीज को ये लोग मुद्दा बना रहे हैं ना, बात जब राष्ट्र के विकास और पूरे भारत की हो ना, तो घर की लड़ाई का इन सब चीज़ों का बहुत महत्व नहीं रहता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ राज ठाकरे उत्तर भारतीय के खिलाफ बोलते थे, उनके एक पॉइंट उनके अंदर बड़ा वैलिड है, मैं आपको बता दूं। आदमी 15 साल से खाली बैठा है, एक सीट नहीं है, और केवल अगर राज ठाकरे सीट का लालची रहा होता तो शरद पवार महाविकास अघाड़ी में चला जाता तो मंत्री तो वो आदमी बन ही जाता। लेकिन उसने समझौता नहीं किया, उसने सनातन और हिंदुत्व से समझौता नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, एक गद्दी पाना, एक विधायक की सीट पाना, एक मंत्री का पद पाना राज ठाकरे जैसे आदमी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बहुत कठिन काम नहीं था। लेकिन उसने सनातन के सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया, महाविकास अघाड़ी के साथ नहीं किया, शरद पवार के साथ नहीं किया, और महिषासुर के रूप में आने वाले राहुल गांधी जो श्री शक्ति को चुनौती दे रहे हैं उनके साथ नहीं गया। राज ठाकरे को ऑफर है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उन्होंने बोला कि महिषासुर अवतारी नेता के पास मैं नहीं जाऊंगा। विश्लेषक का चोला नहीं, अरे छोड़ दीजिए, आप चुप रहिए। बिहार और महाराष्ट्र के लोगों का आपस में क्या है वो समझ लेंगे। अहमद शाह अब्दाली जब आया था तब भी मराठा आए थे दिल्ली लड़ने के लिए, मरने और कटने के लिए, तो क्या सोच के आए थे? तो छोटी छोटी गलतियों के कारण किसी को नकारा नहीं जा सकता है। और काला कोट नीचे खाकी पैंट दिखा रहे हो? अरे नहीं, बिलो तो बेल्ट देखने की आदत आपकी नहीं है, आपको चड्डी ही नजर आती है।
और यही हो रहा है। आपके जो नेता महिषासुर अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं ना, जो हिंदू धर्म में शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, एक तरफ तो हिंदू धर्म में शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, अरे सनातन की बात करिए, बीजेपी की बात नहीं। राजनीति आप सनातन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। राजनीति आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं कि बीजेपी से लड़ रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं कि हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं? होगा जन्म आपका। आप जो झूठ बोलते हो ना, धर्म से लड़ रहे हैं, मुझे बताइए। क्या झूठ बोलते हो? आपको क्या, आप विश्लेषक, आप जो असलियत है वो जबान पे आ गई, दिमाग को जबान पे ये आ गई। तब आप विश्लेषक हो। असलियत की हिंदू धर्म से आप लड़ रहे हो, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हो। हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए, देश का बंटवारा करने के लिए, वो जो बोले थे ना तमिलनाडु साउथ इंडिया को अलग कर दो, इसके पहले बयान पे बयान आ रहे थे ना, 10 रुपए के लिए आप आबरू को बेच रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी में सुधार कर लीजिए, सत्ता में वापस आ जाएंगे। दलाली करते हो, सम्मान करना सीखिए सनातन का, गाँव विश्लेषक, इस धरती के धर्म का, राम तेरी गंगा मैली के वो काला चश्मा सम्मान करना सीखिए। राम तेरी गंगा मैली के वो गुंडे तो उनको पता नहीं है या जानबूझ के बोलते हैं, पता नहीं है तो पढ़ लिख करके आए और जानबूझ के बोलते हैं तो माफी मांगे। अरे हम तुम्हारे साथ बोलने वाले नहीं है। जो हिंदू धर्म को चुनौती दे, जो हिंदू धर्म को चुनौती दे, हम उसका साथ देने वाले हैं। एक मिनट, आपको तहजीब नहीं है कि क्या ये जनता आपका साथ नहीं देगी। आप श्री शक्ति को चुनौती देंगे और सोचते हैं कि जनता आपका साथ दे दे। मिश्रा जी मुद्दे पर आइए ना, आप ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे। एक के मिश्रा जी, जनता आपका साथ दे दे। आपसे लाख गुना बेहतर तो राज ठाकरे है, जिसने समझौता नहीं किया। आप झूठे हो, उसने समझौता नहीं किया सनातन के खिलाफ। वो गद्दी का लालची नहीं है वो आदमी। अगर वो चाहता है तो आपकी तरह कहीं पे भी जाकर। एक मिनट राजी, एक मिश्रा जी, एक मिनट विश्लेषक लिखने का अधिकार नहीं है। एक मिनट, धार्मिक विश्लेषक जाता हूँ, सनातन के मुद्दों पे जो शक्ति के विरोध में लड़ रहा है, हिंदू धर्म के शक्ति के विरोध में लड़ रहा है, उसका विरोध सारे सनातनी करेंगे। ब्राह्मण नाम पे तुम टिके हुए हिंदू हो, तुम देश को भी बेच दोगे। राज शर्मा, तुम दो कौड़ियों के लिए देश को बेच दोगे। दो टके के लिए तुम देश को बेच दोगे। तुम सनातन धर्म की शक्ति से लड़ने का लालच के कारण राज शर्मा इस देश को बेच दोगे। तुम लोगों की जो मानसिकता है, इस देश को बेच दोगे गद्दी के लिए। अरे आप हिंदू धर्म की शक्ति को चुनौती दे रहे हो। मेरे देश की नारी की इज्जत को बेच दिया। नारी की वंदना तुम करोगे, शक्ति को चुनौती तुम दे रहे हो और नारी का सम्मान करने की बात करते हो। राजी एक मिनट, ऑडियो नीचे आप मिश्रा जी का और राज जी का दोनों का ऑडियो नीचे। एक मिनट सर, एक मिनट। राज जी मैं आपका नंबर और मिश्रा जी का नंबर आपको दे दूंगा पर्सनली, डिबेट के बाद बात कर लेना, ऐसे नहीं प्लीज। एक मिनट मुद्दे पर रहिए, एक मिनट। मेरा विषय ये था, मिश्रा जी आप पूरी डिबेट घुमा गए। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि उत्तर भारतीयों वाला जो मसला था, जो लगातार गैर विवादित और विवाद के रूप में ये सवाल खड़े हो रहे थे कि राज ठाकरे अगर आते हैं तो उत्तर भारतीय नाराज। जी ग्रेटर गोल के लिए हर परिवार में झगड़ा होता है। हाँ। राज ठाकरे ने, ऐसे तो बाला साहब ठाकरे ने भी बोला था, यहां दक्षिण भारत में बोल रहे हैं कि जी हम ये हैं। कम से कम राज ठाकरे की 2-3 चीजों के लिए मैं तारीफ करता हूं। करेक्ट करके उस चीज को अगर राज ठाकरे आते हैं तो महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए वो बड़े उपयोगी होंगे। मैं गारंटी नहीं लेता हूं भविष्य में वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, ओके ओके। प्रदीप जी अब आप फिर उसके बाद प्रतिभा जी, आपके घर से एक बड़ी खबर है, जो चाचा के साथ खेल हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है, कहने वाले ये भी कह रहे हैं, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन पहले प्रदीप जी, जो बात राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि आप हर चीज के साथ समझौता कर लोगे और अगर 400 पार आ ही रहे हैं तो ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हो आपकी पूरा का पूरा देश हमारे साथ है? अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहता है कि पूरा देश एक है। तो अगर राजनीतिक दल में होकर के हम केवल शासन के बारे में न सोच करके देश को एकीकृत करने की अगर हम बात करते हैं तो उसमें बुराई क्या है चावला साहब? आप बताइए, मतभेदों को भुला करके अगर कोई एक छतरी के नीचे एक विचारधारा के लिए काम कर रहा है
आ रहा है, तो ये करप्शन को आप सपोर्ट करेंगे या पुराने जो डिसकरप्शन है उन पर ही फाइट करते रहेंगे? कांग्रेस के दिन लग गए, 40 सीटें ज्यादा नहीं है पिछले 2 आम चुनाव में, और आज नेतृत्व की कमी के कारण से उनके यहाँ से लोग जाए जा रहे हैं। तो वो जो लोग हैं, क्या वो मंदबुद्धि है कि वहाँ पे रुके रहेंगे? सबको अपना भविष्य प्यारा होता है, वो राजनीति में आता है सेवा करने के लिए, और उसको सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, सनातन की सेवा करने का उसको अवसर नहीं मिलेगा, तो वो क्यों? प्रदीप जी एक मिनट, राज जी प्लीज एक मिनट। मैं ये कह रहा हूँ आप तो 400 पार तो ला ही रहे हो, ला रहे हो ना सर, तो फिर ये मतलब राज ठाकरे की जरूरत क्यों आन पड़ी आपको? अरे सर, अगर हमारी टीम में अच्छे खिलाड़ी आ रहे हैं तो परेशानी किसको है? कांग्रेस से लोग छोड़ करके जा रहे हैं, हमें अगर अच्छे लोग मिल गए जो राष्ट्र को प्रथम मान के सोच रहे हैं, हमें कोई परेशानी है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय है, और सिर्फ तो हमारा होता ही नहीं है। तो फिर उसमें क्राइटेरिया कोई ये भी है कि भैया कोई अगर जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हो वो भी पार्टी में आ सकता है? सर, चुनावी समर में जब राष्ट्र को आगे बढ़ाने की बात है, आप बताइए कितने भारतीय जनता पार्टी में आए और उनको क्लीन चिट दे करके? नहीं, आरोप की बात कर रहा हूँ सर। सर, जिन पर आपने आरोप लगाए, जिनको आपने कहा ये महाभ्रष्टाचारी हैं, उदाहरण के तौर पर, वो आपकी पार्टी में शामिल हो जाएं तो? चावला जी, आप क्या समर्थन करेंगे कि हम इस चीज को फॉलो करने के लिए देश को तोड़ने वालों के साथ हाथ मिला लें, देश को तोड़ने वालों के हाथ में देश? सर, मैं तो सिर्फ भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, जो जीरो टॉलरेंस की बात आप करते हैं। आप बताइए, अगर आप बताइए घर सुरक्षित नहीं है और हम भ्रष्टाचार की बात करें, मैं भ्रष्टाचार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट होती है, समाज में सुरक्षा पहली होती है, उसके बाद सारी चीजें हो जाती हैं। भ्रष्टाचार की जांच करने कोई गया और समाज में सुरक्षा नहीं है, तो जांच अधिकारी कहाँ तक पहुंच पाएगा किसी भ्रष्टाचारी को पकड़ने के लिए? तो सबसे पहले स्टेट में सिक्योरिटी आवश्यक है। देश तोड़ने वाली बातें नहीं होनी चाहिए कि कोई ये रिपब्लिक ऑफ स्टेट्स है। ये कांग्रेस के एक बड़े नेता। अच्छा, मैं एक बात जानना चाह रहा था, एक छोटी सी बात सर, फिर आगे राज अपनी बात रखेंगे। ये धर्म बड़ा या फिर संविधान? संविधान बड़ा है। संविधान बस आगे आपकी बात आगे मैं समझ गया। प्रतिभा जी, राज जी कुछ कहना चाह रहे, फिर आपके पास आ रहा हूं, बोलिए राज जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आप राजनीति में जो आप बोलो उसे करो। 2014 में आप लोगों पे विश्वास किया, कुछ कमियां रह गई होंगी हमारी, आप लोगों को चुना, और आप कह रहे हैं कि राष्ट्र को बढ़ाने के लिए तो 10 साल में एक यूनिवर्सिटी दे देते, जहाँ पे मेरे जैसे गरीब का बच्चा पढ़ लेता, उसे फौरन नहीं भेजना चाह रहे हैं। और लोग आज चैनल पे कह रहा हूं मैं, आप लोगों की सरकार के कारण मेरे जैसा व्यक्ति चाहे लोन लेना पड़ रहा, कह रहा बेटे तू बाहर पढ़ ले। आपकी सरकार, मैंने कहा, मैं अपने बच्चे से भी कहता हूं कि ये सरकार एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती जिसका नाम विश्व में हो। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी? पहले बताओ, एक मिनट, राहुल जी की बात हो रही है, सरकार में कौन है? विश्वविद्यालय, अरे सरकार में कौन है भाई? प्रदीप भाई, सरकार में कौन है भाई? कॉपी आपके जांचूंगा ना। अरे क्यों? अरे एक मिनट, 2 का जवाब दे दो प्रदीप भाई, 2 का जवाब दे दो। पर्याप्त यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी चाहिए, बताइए। एक हॉस्पिटल विश्व स्तरीय बताइए, मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में एक हॉस्पिटल बताओ जहाँ डॉक्टर पूरे, एक माध्यमिक स्कूल बताओ जहाँ शिक्षक पूरे हो। अरे एक तो बता दो गुरु, क्या झूठ बोल रहे हो? राज जी एक मिनट प्रदीप, राज जी ये सब बातें एक मिनट राज जी छोड़ गए, शर्म नहीं आ रही है? राज जी ये बातें सब जो है, आप मंचों से अपने बड़े नेताओं को क्यों नहीं समझाते हो? क्यों नहीं कहते हो? क्यों ये जो विषय जिसका जिक्र आप यहां कर रहे हो मंचों से, फिर ये बात कहां से आती है कि मोदी का परिवार नहीं है? और फिर ये बारी बात कहां से आती है? अच्छा, और फिर धर्म को लेकर कौन आता है? भाई मुझे जवाब ले लेना मेरा। परिवार की बात आ गई, देखिए कहने को होता है मोहल्ला मेरा परिवार, ये सब बेकार की बातें। परिवार का जहां पे संदर्भ होता है रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट, कहने को तो पूरा वर्ल्ड मेरा परिवार है। फिर एक और बात, तो मान लो परिवार तो मानवता है, तो फिर क्या कोई कहेगा पाकिस्तान के लोग भी मेरा परिवार है? परिवार होता है बीवी बच्चे माँ बाप। परिवार कहाँ जाता है भाई? आप हमारे परिवार जैसे सदस्य, आप मेरे भाई जैसे हो सकते हो, मेरे भाई नहीं हो। चले जाइए ना वहीं पे, चले जाइए वहीं पे, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है। क्या प्रदीप भाई आप थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है आपका? क्या प्रदीप भाई क्या बिगड़ा हुआ है? ठीक, क्या आप एक मिनट रुक जाइए प्लीज, विषय पर आइए, फिर मैं मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूँ। एक मिनट, एक प्रतिभा जी का ऑडियो रहेगा। प्रतिभा जी
ये जो बिहार वाला मसला है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी की नजर जो है 2024 के साथ साथ 2025 पर भी है? मेरी बात समझ रहे हैं? चिराग पासवान 2020 नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था, 23 लाख वोट बैंक और दलितों के नेता के तौर पर पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा? प्रतिवादी सब ऑल इज वेल? तिलक जी, हाँ सब ऑल इज वेल है अभी। हाँ राष्ट्र के निर्माण के लिए सब ठीक है अभी। राष्ट्र निर्माण, हाँ अच्छा ये बड़ा जबरदस्त है। राष्ट्र आजकल हमारे यहाँ न्यूज चैनलों में भी चल रहा है, राष्ट्र निर्माण चला लो और फिर कुछ भी चला लो। नहीं, राष्ट्र हित में सब सही है, कहीं हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए तो सब ठीक है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहले तो विपक्ष का दावा था हाँ सीट बंटवारा हो जाए, सीट शेयरिंग करने, ये सबके सामने स्पष्ट है, कितनी आसानी से सीट शेयरिंग हो गई। हाँ नहीं वो तो आपको कबूल करना ही था ना, जो वहां से हो जाए। यहाँ तो बार्गेनिंग पावर तो थी नहीं आपके पास। क्यों नहीं थी? पूरे देश में नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं, बिहार के सर्वमान्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, वो अपनी सूझबूझ के लिए जाने जाते हैं तिलक भाई। हाँ हमारे नेता के नेतृत्व क्षमता पे, हाँ हमारे नेता के दूरदर्शी सोच पर कोई सवाल नहीं। नहीं मेरा सवाल ये था जो बीजेपी दूरदर्शी सोच रख रही है उसकी बात कर रहा था मैं। नहीं मिश्रा जी मैंने गलत पकड़ा? चावला जी देखिए, ये सवाल आपका बड़ा सही है। मैं सभी लोगों को बोलता हूं आप लोग मेहनत करिए, विजयी भव, मेरा पक्ष विपक्ष से लेना देना नहीं है, लेकिन ये टेक्निकल सवाल है। 2025-2027 पे बीजेपी आंख रख रही है। भाई ये तो मतलब कटु सत्य, नेकेड आंखों से देखे जाना वाला, सुनने वाला सत्य है। बीजेपी तो हर बार प्रधानमंत्री जी 2037, 2047, 1000 साल के भारत की बात कर रहे हैं, और बात केवल बीजेपी, अभी भी मैं बता रहा हूं, अलर्ट हो जाइए विपक्ष वाले, बीजेपी की आंखें निगाहें केवल बिहार चुनाव पे, राज्य स्टेट लेवल पे नहीं है या महाराष्ट्र पे नहीं है। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं, पीओ कोई भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है। रजत भाई ने जो बोला कि भाई पाकिस्तान को अपना भाई बोलिए, 4-10 लाख लोगों को तो अपना भाई बना ही लिया सीए एनआरसी वगैरह करके, हो सकता है 10-15 क्लियर कट ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं ना भाई, पीओके हमारा है, अक्साई चीन हमारा है, पाकिस्तान हमारा है। नहीं ये पीओके की बात कहां से आ गई? नहीं जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की निगाहें कहां है, बीजेपी की निगाहें केवल बिहार और महाराष्ट्र के चुनाव नहीं है। नहीं ये चिराग पासवान वाला नहीं मैं चिराग पासवान की बात कर रहा हूँ। बहुत छोटे टारगेट है इनके लिए, जो है वो उस पे नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतना स्ट्रांग और इतना बड़ा ये विजन लेके चल रहे हैं कि अगर विपक्ष के दल अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो मैनेज करना मुश्किल है। या तो वेट करिए कि भाई इतनी बड़ी लहर जनता में चल जाए कि क्लीन स्वीप कर दे, वो एक डिफरेंट सिचुएशन होती है, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है। लेकिन बीजेपी की निगाह है केवल स्टेट इलेक्शंस पे नहीं है, आगामी नहीं क्या दिख रहा है? अब आप एक चैनल वाला दिखा रहा था जनाब की भैया वो जो मामला है वो 30-40 के आसपास बैठेगा इस बार। नहीं अब वो कह रहे हैं कि 100 भी पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो आप तो वही वाली बात मैं आपको बताऊं होता क्या है। इसके पहले अब देखिए, पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए, आपको पता चलेगा फैक्ट क्या है। बहुत सारे जगह पे, बहुत मिनिमम, बहुत कम जगहों पे ऐसे चैनलों की भविष्यवाणियां, यूट्यूबरों की, यूट्यूबर नहीं यूट्यूबर जो होता है जो डंक मारता है, तो यूट्यूबरों के ऊपर विश्वास मत करिए। मैं भी देखता था, सारे अपोजिट निकले। अब देखिए राजस्थान और वहां का चुनाव हारे यूट्यूब, दूसरे दिन से ही बेशर्मों की तरह फिर से लग गए कि जी अब की बार 30 सीट आ रही है, 40 सीट आ रही है। नहीं मैं 30 सीट मतलब वो राज्य की पार्टी की 100 सीट, अच्छा राज्य की पार्टी के लिए नहीं, चलिए राज्य की पार्टी तो अभी कोई बातचीत माहौल ही नहीं है। अभी तो लोकसभा के लिए राजस्थान का चुनाव हारने के बाद बोलना शुरू कर दिया ऐसे चैनलों ने कि अब की बार बीजेपी 30 सीट 100 सीट पे आ रही है, 150 पे आ रही है। बेशर्मी की हद होती है। एक भी प्रिडिक्शन इनके सही नहीं जाते हैं, न लॉजिक के आसपास है। अरे देश के मेजर हिस्से नहीं तो फिर ये एकाएक जो क्या ये लहर दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो भी आओ, अब जैसे प्रदीप जी ने कहा कि हमें क्या दिक्कत है, राष्ट्र निर्माण के लिए जो चाहे वो आ जाए, पहले राष्ट्र निर्माण जरूरी है, भ्रष्टाचार बाद में। चावला जी इसमें तो कोई बुराई नहीं है। आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान से हम हिंदुओं को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो अपने ही देश के अगर अच्छे काम के लिए, अच्छे पर्पज के लिए आ रहे हैं,
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी तो यही कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी इंडिया अलायंस यही बोल के बनाया कि देश को बचाना है, जिनको बचाना है वो हमारे साथ आ जाए। तो दोनों तरफ के लोग यही बोल रहे हैं। में भी झूठ अब आना जाना लगा हुआ है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, एक दो लोग बीजेपी से भी छोड़ के गए। हरियाणा में यही हुआ, वो चौधरी साहब छोड़ के चले गए, वो कांग्रेस के बहकावे में आ गए, उनके हुक्के की आग बंद हो गई, आग बुझ गई उनके हुक्के। एक मिनट, आपके पीछे ईडी लगनी चाहिए। नहीं नहीं, आप भी बुलाइए सर, मैं तो बोलता हूँ जो आपके पास जाए स्वागत है उनका भी। आपकी पार्टी में भी कोई जाता है तो स्वागत है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शर्मा जी समझता था कि कहाँ किसके घर हमें क्यों ऑब्जेक्शन है? कोई कांग्रेस ज्वाइन करे। शर्मा जी एक मिनट, आप प्रदीप जी का एक मिनट मैं एक बात जानना चाह रहा था प्रदीप जी आपसे, ये एमएनएस के 2% वोट और उत्तर भारतीयों की नाराजगी क्या मोल ले लेंगे आप? चावला जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर भारतीय हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हैं और वो छोटी मोटी बातें की कुर्बानी देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आप अगर देश के प्रधानमंत्रियों को देखेंगे तो कितने में साल 2018 दिसंबर का वाकया था जब उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने से इनकार कर दिया था। अरे सुनिए सर, ये झारखंड के जमशेदपुर में बिहारियों और हिंदी भाषा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, मामला कोर्ट में गया और राज ठाकरे ने माफी मांगी। एनडीए के छतरी के नीचे जब कोई आता है तो उसकी विचारधारा केवल एनडीए से मैच करती है, उसने व्यक्तिगत उसकी क्या विचारधारा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एनडीए की विचारधारा राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है। अगर हम इस तरह से उठाने लग जाए तो 55 वर्षों तक के शासनकाल में कांग्रेस की राज ठाकरे ने कहा था महाराष्ट्र में मराठियों का सम्मान करो वरना थप्पड़ के लिए तैयार रहो। मुझे लगता है तिलक जी, आज आपका जो फर्मा है केवल राज ठाकरे जी पे टिका हुआ है। अरे अभी वो मुलाकात किए हैं, अभी बहुत प्री मेच्योर है कहना उसके लिए मुलाकात कर रहे हैं। आप कह रहे थे ना सर कि हम तो लेने के लिए तैयार है राष्ट्र निर्माण के लिए। हम अभी भी लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस पे इतनी जल्दीबाजी में कोई भी टिप्पणी करना या निर्णय लेना। अच्छा सर, चलिए ठीक है, आप गुस्सा मत होइए। एक दिलचस्प सवाल है, नहीं प्रदीप जी, आप इतना मधुर बोलते हैं, ना। एक मिनट सर, आप अच्छा बोलते हैं, मैं मान रहा हूं इस बात को, आप काबिल प्रवक्ता हैं। भगवान करे कि आपको हम बहुत जल्दी जो है वो बड़े बड़े जहां पर वो वहां पर हम आपको देखें। लेकिन एक बात सर, ये नुपुर शर्मा जी का मामला सामने आ रहा है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। क्यों कोई युवा युवती चुनाव नहीं लड़ सकती? राष्ट्रवादी कोई ऐसी बहन है जो चुनाव लड़ सकती है, जो जीत सकती है, तो उसके लड़ने में बुराई क्या है? एक मिनट, एक के मिश्रा जी, एक मिनट, मैंने आपसे नहीं, मिश्रा जी काय टेंशन लेते रहते हो हर बार। हम बता रहे हैं ना, विशेषाधिकार है। एक मिनट, वो गांधी परिवार का विशेषाधिकार है, वहां से केवल कोई लड़ेंगे और कोई नहीं लड़ेगा। ये देखा पंडित जी, एक मिनट, ये एक मिनट रिजर्व है भाई, संविधान के टाइम पे कर दिया था। एक के मिश्रा जी रुकिए, एक मिनट, देखा, ये तो सवाल में इतना करंट है, ये तो महज सवाल में इतना करंट है। समझिएगा कि अगर नुपुर शर्मा मैदान में आ गई तो फिर कितना बड़ा करंट होगा, समझे? नुपुर बहन, अब मैं आपको बताऊं, हमारी छोटी बहन की तरह से है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रही थी तो मैं उस चुनाव में नौकरी से छुट्टी लेकर के गया था और हमें कितना, हमारे दिल पे कितना दर्द हुआ था। हम तो भाई हैं, हम एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उसकी जगह कोई और बहन होती तो भी हम उसी तरह से रखते। अच्छा प्रदीप जी, एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाह रहा था आपसे कि अगर नुपुर शर्मा रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो इसका मैसेज क्या होगा? तो चुनाव जीतेगी। नहीं, मतलब किस लिए अब ये बातें क्यों आ रही है बीजेपी के घर के भीतर से कि नुपुर शर्मा को ही चुनाव लड़ाया जाए? मतलब उसका मैसेज क्या है, किस लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी है नहीं, काडर बेस्ड पार्टी है। हमेशा आप अपेक्षा करें कि ये होगा, ये होगा, अगले दिन पता करता है कि तीसरी पंक्ति में बैठा वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता है। बिल्कुल। नुपुर शर्मा बहन नुपुर शर्मा तो वैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता है थी, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ती है तो इसका क्लियर कट मैसेज है कि बहनें, जो भारत देश की बहनें हैं, वो किसी से कम नहीं है, वो शक्ति स्वरूपा है। और शक्ति जब चंडी रूप धर लेती है तो वो तो सब है, देखिए, नाश कर देती है। लेकिन नुपुर शर्मा ही क्यों, मतलब नुपुर शर्मा ही क्यों, उसका मैसेज क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि उस अंधकार को छांटना है जो प्रोपेगेंडावादियों ने, जो झूठ फैलाने वालों ने आपत्ति करके इस मामले को, उस बहन के मामले को अंतर्राष्ट्रीयकृत
तरक्कीकरण कर दिया, उसकी जान पे खतरा हो गया, उसको सुरक्षा मिली हुई है। अब ये वो जवाब है, वो माकूल जवाब है जो देश तोड़ने वाली ऐसी बातें करते हैं, जो ये सोचते हैं कि देश उनके बाप का है, ये उनके लिए जवाब है। संविधान की सारी बातों को ध्यान में रख करके बहन नुपुर शर्मा चुनाव लड़ेगी और उसको कोई हराने की औकात रखता है तो आ जाए मैदान में, हम उसका स्वागत करते हैं। और उसका सीधे-सीधे मैसेज दिया है। एक मिनट, राज्य का ऑडियो नीचे रहेगा, राज्य का। तो अगर ये चुनाव, जैसे आप तो देखिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं प्रदीप जी, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, फिर तो ये चुनाव धर्म के आधार पर नहीं हो जाएगा? अरे धर्म के आधार पर जो धर्म में आरोपित किया था उसके बाद क्या कोई बहन चुनाव नहीं लड़ सकती? अगर कोई बहन धार्मिक है, कोई हमारी बहन युवती धार्मिक है और उसके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, तो क्या वो चुनाव नहीं? वो बात तो ठीक है प्रदीप जी, कोई आपत्ति तो नहीं, फिर आप ऐसा फिर माहौल बिल्कुल चेंज हो जाए कहीं चुनाव का? अरे माहौल चेंज होना, अरे राहुल जी क्या क्या बातें करते, क्या माहौल चेंज हो जाता है? नहीं, विषय राहुल गांधी नहीं है, मैं नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूं। नहीं, उतनी यात्राएं कर दी है राजनीति में। ऐसा कहा जाता है कि यात्राएं बहुत जरूरी है। इतने 52 साल में आकर राहुल जी ने यात्रा की। फाइनल कमेंट मिश्रा जी आपका। मिश्रा जी बोलना चाह रहे बड़े इस मामले पर, इस मामले टॉपिक है, बस 30 सेकंड है सर। नहीं, भले ही कुछ लोग बोले कि भाई उत्तर प्रदेश बिहार के लोग यहाँ से जाएं, यहाँ ना रहे। नहीं, नुपुर शर्मा नहीं, मैं नुपुर शर्मा आती हैं, उनका भी स्वागत है। उत्तर प्रदेश और बिहार की विद्वानों की धरती रही है। शंकराचार्य केरल से चल के आए थे और उत्तर प्रदेश की धरती प्रयाग में महाकुंभ में शास्त्रार्थ हुआ। उत्तर प्रदेश ने उनकी योग्यता के दम पे सबसे पहले उनको विश्व गुरु माना। मैं तो बोलता हूं सब आइए, आप मराठी हैं आप आइए, आप तमिल के हैं आइए, आप गुजरात के हैं, जो सपना आप गुजरात में रहकर पूरा नहीं कर पाए आप यूपी में आइए, हम पूरा करवाएंगे। राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। नुपुर शर्मा आती है तो स्वागत है, राष्ट्र प्रथम हो, यूपी पीछे रहेगा, हमें संतोष है। शर्मा जी बड़ी कठिन है डगर भैया। अब देखिए 17 सीटें जैसे तैसे मिल भी गई, अभी 2 पर पेच अटका हुआ है और वो भी आपकी विरासत वाली सीटें, और ये वहां पर एक ऐसा गेम खेल रहे हैं, बताइए अब ना आप मूंछों को ताव दे पाएंगे और ना ही नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जब मिश्रा जी जैसे व्यक्तित्व का इंसान। ठीक है, अब मिश्रा जी की चर्चा नहीं आज। नहीं, मुझे इतना बड़ा आदमी नहीं। राहुल गांधी को चुनाव लड़वाने पे हो रही है, वहाँ प्रियंका गांधी को आप मिश्रा जी को लड़वा दो चुनाव। एक मिनट लड़ पाइए, पैसा कमा रहे हैं, ये तो एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए सारे एजेंट है, नहीं सारे डरपोक हैं। शर्मा जी इतना भी मत करो ना। मैंने बात कही, तर्कों से बात को काटो, तर्कों से बात रख रहे हैं आप। हर किसी को एजेंट घोषित करके अपने फायदे के लिए कहीं उनका व्यक्तिगत रूप है। ठीक है, ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राज जी आपका भी, प्रतिभा जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी और AK मिश्रा जी आपका भी। तो कुनबा बढ़ाओ वोट पाओ, आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।